हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 25 में, जो कि हमारा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप कि आपको ओवरऑल समझ आ रहा होगा कि इस चैप्टर में क्या है एंड जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं वो क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से जा रहा होगा। वेल, आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है कि द बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस एंड बॉटम ऑफ द मास्ट ऑफ टू शिप्स are on the same straight line. Okay, and the angles of depression from the lighthouse at the bottom of the mast of two ships are 60 degree and 30 degree respectively. If the distance of the points at the bottom of the lighthouse and the bottom of the mast of the first ship is 150 meters, let us write by calculating how far will the mast of other ship from the lighthouse be and what will be the height of the lighthouse be. Okay, सो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। क्या-क्या है? सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 शिप्स के बारे में बात किया जा रहा है, यानी पानी में चलने वाला 2 जहाज़ के बारे में बात किया जा रहा है और एक लाइट हाउस के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है? अब लाइट हाउस क्या है? तो लाइट हाउस को कुछ इस तरीके से आप समझो कि एक बड़ा ऊँचा-सा टावर जिसके ऊपर काइंड ऑफ लाइट लगा हुआ होता है, जो का एक वार्निंग या फिर कोई सिग्नल देने का काम में आता है। तो वो आपका लाइट हाउस हो गया, ओके? दूसरा चीज़ जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो है आपका मास्ट ऑफ अ शिप। अब ये मास्ट ऑफ अ शिप क्या है? तो अगर आपने कोई भी ऐसा मूवी देखा होगा या कभी भी आपने वैसा पानी वाला जहाज देखा हो, एक बोट देखा हो, तो उसमें एक बड़ा-सा बोट में एक डंडा टाइप का होता है और उसमें एक बड़ा-सा कपड़ा लगा हुआ होता है या कुछ भी इस टाइप का, ठीक है? तो उसको हम लोग मास्ट कहते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? अब वापिस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डायग्राम फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हमें दोनों चीज़ का मतलब समझ आ गया कि व्हाट इज़ मास्ट ऑफ शिप किसको कह रहे हैं एंड हम लोग यहाँ पे लाइट हाउस किसको कह रहे हैं। तो बोला ये जा रहा है कि द बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है, बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस एंड बॉटम ऑफ द मास्ट ऑफ टू शिप्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये पहला बात। मतलब कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, तो हमारा अगर यहाँ पे मान लो लाइट हाउस है, इस जगह पे अगर हमारा एक लाइट हाउस है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपका लाइट हाउस का बॉटम है और जो आपका दोनों शिप्स के मास्ट का बॉटम है, वो दोनों क्या है? सेम प्लेन पे, सेम स्ट्रेट लाइन पे है। तो मैं मानता हूँ कि एक जो हमारा होगा वो कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है? ठीक है? मास्ट का बॉटम यानी जो बोट है, उस बोस्ट में जो मास्ट लगा हुआ है, उसका जो बॉटम है वो एक यहाँ पे होगा, क्योंकि वो एक ही स्ट्रेट लाइन में सब लाई कर रहा है, तो दूसरा मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे होगा। ठीक है? ये डेटा हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से डायग्राम में उसको पुट किया। आगे क्या बोल रहा है कि एंड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द लाइट हाउस एट द बॉटम ऑफ द मास्ट ऑफ टू शिप्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो अगर यहाँ से हम लोग बात करें इस जगह पे, तो इस जगह पे हम लोग नॉर्मली मान लेते हैं, मैंने आपको यहाँ पे खड़ा करवा दिया, तो आपका जो नॉर्मल विज़न होगा, आपको अगर मैं बोलूँ स्ट्रेट आप देखो, बिना कोई एंगल बनाए, ना आपको ऊपर देखना है, ना नीचे देखना है, स्ट्रेट देखना है। तो आप कैसे किस तरफ देखोगे? तो आप ऐसे सीधा इस तरफ देखोगे, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ना, ये बेसिकली एक शिप है और एक इस शिप में जो मास्ट है ना, उसका आप क्या करो, उसके आप बेसिकली बॉटम को देखो। तो उसको देखने के लिए आपको नज़र थोड़ा नीचा करना पड़ेगा, यानी आपका जो एंगल है, जो आप पहले सीधा देख रहे थे, अब आपका एंगल थोड़ा-सा डिप्रेस हो गया, एंगल नीचे हो गया, ठीक है? सो आप क्या बोलोगे? अच्छा, उसको देखना है, तो ये आप इस तरीके से इसको देखने लगे। सो आपको देखना था किधर? आपको देखना था इधर, स्ट्रेट इस तरफ देख रहे थे आप। इधर अगर आप देखते तो आपका जो एंगल, विज़न का जो एंगल होता वो 0 डिग्री होता। बट अब आप नीचे देखने लग गए, तो वहाँ से आपका क्या होगा? एक एंगल ऑफ डिप्रेशन फ़ॉर्म हुआ और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एक के केस में 60 है, दूसरे के केस में 30 है। अब मैंने आपको लास्ट ही बार ये चीज़ बताया था कि कैसे हम लोग समझेंगे कि हमारा जो ग्रेटर एंगल है या जो लेसर एंगल है वो करीब होगा या दूर होगा। तो मैंने आपको बोला था कि जो मेन ऑब्जेक्ट है जहाँ से हम लोग चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ से जितना दूरी पे सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, इसका मतलब एंगल उतना कम होगा। मतलब कि अगर यहीं से आपको मैं दूसरा वाला शिप देखने के लिए बोलता हूँ, यहीं से अगर मैं आपको दूसरा वाला शिप देखने के लिए बोलता हूँ, तो आप कुछ इस तरीके से दूसरा वाला शिप को देखोगे, ठीक है? कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा और ये रहा आपका, इस तरीके से आप दूसरा वाला शिप देखोगे। सो दूसरे वाले शिप का एंगल एज़ कंपेयर टू पहले वाला शिप क्या दिख रहा है आपको? छोटा दिख रहा है, कम दिख रहा है। ठीक है? यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आपको इलस्ट्रेट कराने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमें देखना था इस वाले डायरेक्शन में, इधर,
बट हम लोग उधर ना देख के क्या कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो नीचे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, नज़र नीचे करना पड़ रहा है, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रेम हो रहा है। सो यहाँ पे हमें क्या पता चला है कि जो पहला जो एक शिप है ना, जो शिप दूरी पे होगा, उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा होगा, जो छोटा एंगल यहाँ पे बन रहा है, वो कितना डिग्री बन रहा होगा, 30 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। एंड वहीं पे जो बड़ा वाला एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, तो लेट मी इरेज दिस वन एंड एक नया कलर लेता हूँ ताकि आप समझ पाओ। तो ये जो बड़ा वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये बड़ा वाला एंगल कितना होगा, ये बड़ा वाला एंगल आपका होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है, एक पैरेलल लाइन अगर दो है, मान लेते हैं एक लाइन हमारा यहाँ पे है, दूसरा लाइन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। एंड अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे ऐसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ, बशर्ते ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर हमारा पैरेलल है, तो होता क्या है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। बिकॉज इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होता है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये वाले चीज से हमें क्या समझ में आ रहा है, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो एंगल आपका यहाँ पे बन रहा होगा, वही एंगल आपका यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है ना, तो जो एंगल आपका यहाँ बन रहा होगा, वही एंगल आपका यहाँ पे बन रहा होगा। सो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है भाई, तो यहाँ पे हम लोगों का 30 डिग्री बन रहा है। दैट मीन्स कि ये वाला होगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाले फर्स्ट वाले को मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला, ये वाला। सो ये जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है। तो ये वाला लाइन अगर हम लोग देखें, तो ये वाला लाइन कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन हमारा, ये लाइन यहाँ पे आके टच कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री, तो उसी के ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमें क्या मिला, अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल, बल्कि एक नहीं, दो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को मिल गया, ठीक है। तो इस जगह पे बेसिकली हम लोगों का क्या है, इस जगह पे हम लोगों का शिप 1 है, यहाँ पे पहला शिप होगा। एंड इस जगह पे आपका क्या है, इस जगह पे आपका शिप, इस जगह पे शिप 2 है, ठीक है, यानी दूसरा शिप होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन टाइप का बना रहे हैं, ये आपको समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन जो है वो इजीली तरीके से बना पाओगे। मतलब अगर आपको यहाँ पे बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया और एक शिप यहाँ पे था, दूसरा शिप यहाँ पे था, और आपने बोल दिया कि 1 सेकेंड, आपने बोल दिया कि ये वाला क्योंकि दूरी पे है तो ये वाला 30 डिग्री बना रहा होगा, ये वाला 60 डिग्री बना रहा होगा। ऐसे डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ आपको जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है। तो आपको ये वाला डॉटेड लाइन आपको दिखाना रहेगा एंड बताना होगा कि देखो ये वाला आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ऊपर में एक डॉटेड लाइन बनाया। जो भी बात समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार वीडियो को पीछे जाकर वापस से सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करें। अब जो भी बात है वो सारा आपके दिमाग में जाने लगेगा, बिकॉज़ आपको ओवरऑल पिक्चर, बिग पिक्चर जो है वो आपके दिमाग में चला गया है। सो ये वो डायग्राम है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका नेमिंग कर देता हूँ। तो नेमिंग मैं कैसे करूँगा, ये हम लोगों का हो गया, ये हम लोग कर देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ओके, सो ए, बी, सी, डी ये हमने कर दिया नेमिंग, और इसको हम लोग मान लेते हैं ओ, क्लियरली। सो अब आगे क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहला काम आपको ये रहेगा कि सब टर्म को आपको डिफाइन करना रहेगा। जैसे आपका यहाँ पे जो सी डी है वो क्या है, तो सी डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस टू द फर्स्ट शिप। आपका ए सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड सेकेंड शिप। आपका बी सी क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। ये आपको वहाँ पे पहले डिफाइन करना होगा, लिखना होगा, जो कि मैंने आपको पिछले बहुत सारे सॉल्यूशंस में ऑलरेडी अच्छे से करके दिखाया। मैं अभी डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। तो हमें और डेटा क्या दिया हुआ है, हमें ये डेटा दिया हुआ है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स एट द बॉटम ऑफ द लाइट हाउस एंड द बॉटम ऑफ द मास्ट ऑफ द फर्स्ट शिप इज 150 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये बोला है कि लाइट हाउस से लेकर पहला जो शिप है उसके मास्ट का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमारा 150 मीटर है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। एंड बोला क्या है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ फार विल द मास्ट ऑफ द अदर शिप फ्रॉम द लाइट हाउस बी। यानी कि लाइट हाउस से बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ फार विल द मास्ट ऑफ अदर शिप। ओके, सो लाइट हाउस से दूसरे शिप का, यानी कि हमें एसी के बारे में बात कर रहा है कि लाइट हाउस से जो दूसरा शिप है जो कि पॉइंट ए पे है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। पहला चीज। दूसरा चीज हमसे पूछा है कि व्हाट विल द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी। यानी कि जो लाइट हाउस है उसका हाइट, यानी कि हमें बीसी के बारे में पूछा है। तो अब आपको ओवरऑल समझ में आ गया क्या है, क्या पूछा है।
कैसे इसको अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहला जो चीज़ आपको देखना है यहाँ पे वो ये देखना है कि आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन-कौन सा? एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी जो बड़ा ट्रायंगल है एंड आपको एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा जो ट्रायंगल है आपका डीबीसी, ठीक है? ये 2 ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये 2 ट्रायंगल में आप ऐसा देखो कि ऐसा कौन-सा ट्रायंगल है जिसमें एट लीस्ट 2 डेटा हमारे पास गिवन है। सो अगर हम ट्रायंगल एबीसी में जाते हैं तो ट्रायंगल एबीसी में हमें क्या दिख रहा है? हमें ट्रायंगल एबीसी में दिख रहा है कि एक एंगल दिया हुआ है व्हिच इज़ 30 डिग्री, ठीक है? ये हमें दिया हुआ है, यानी कि बेसिकली एक एंगल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा ना ही हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, ना ही हमें हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पता है, ना ही हमें बेस का वैल्यू पता है, यानी सिर्फ़ हमें एक एंगल पता है। वहीं पे अगर हम लोग ट्रायंगल डीबीसी में जाएँ तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि एक एंगल हमें पता है व्हिच इज़ एंगल 60 डिग्री एंड दूसरा चीज़ हमें क्या पता है? दूसरा चीज़ हमें यहाँ पे उसका बेस पता है जो कि क्या है? जो कि है डीसी। सो डीसी हमें पता है एंड डीसी क्या है? हमारा उस ट्रायंगल का बेस है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 डेटा गिवन है। बात समझ आया? अब जब किसी ट्रायंगल में 2 डेटा गिवन है तो हम लोग उसका बाकी सारा डेटा निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है? सो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि क्यों मैं कौन से ट्रायंगल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। मेरा मतलब फंडामेंटल चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सॉल्यूशन नहीं है बल्कि अप्रोच कैसे करना है वो आपके दिमाग में मैं डालना चाह रहा हूँ। सो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा कि इन ट्रायंगल डीबीसी। सो ट्रायंगल डीबीसी में अगर आप देखें तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि टैन ऑफ एंगल बीडीसी। फॉलो करें कि एंगल बीडीसी कहाँ पे है? वो किसके बराबर होगा? वो क्योंकि टैन है तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, उस केस में परपेंडिकुलर हमारा बीसी है एंड बेस हम लोगों का यहाँ पे डीसी है, ठीक है? नाउ अब ट्रायंगल टैन जो डीबीसी है, टैन ऑफ एंगल बीडीसी है, ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री है एंड जो बीसी है हमारा वो कितना है? हमें नहीं पता है। लेकिन जो हमारे पास डीसी है वो हमें पता है। तो डीसी कितना है? डीसी हम लोगों के पास 150 मीटर है, ठीक है? 150 मीटर। अब यहाँ से आप इज़िली निकाल सकते हो कि बीसी क्या हो जाएगा? बीसी इज़ इक्वल्स टू 150 टैन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 तो यहाँ पे आपने लिख दिया √3 ये हो गया आपका बीसी का वैल्यू कि बीसी इज़ इक्वल्स टू 150 √3 मीटर। क्लियर? सो ये जो 150 √3 मीटर आया ये क्या आया है? तो ये आया है बीसी का वैल्यू और बीसी एक्चुअल में क्या है? तो बीसी आपका बेसिकली ये वाला चीज़ है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है? तो आपको लाइट हाउस का हाइट पता चल गया है, कांग्रेचुलेशंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला चीज़ क्या है? नेक्स्ट वाला चीज़ हम लोग दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने पहले ट्रायंगल को यूज़ करके बीसी का वैल्यू निकाल दिया एंड बीसी इज़ अ पार्ट ऑफ अनदर ट्रायंगल, ठीक है? सो बीसी एबीसी का पार्ट है। इसका मतलब अब एबीसी के पास भी 2 डेटा है। एक तो एंगल 30 डिग्री है एंड बीसी का वैल्यू पहले नहीं पता था लेकिन अब उस ट्रायंगल में बीसी का वैल्यू पता है तो हम लोग एसी का वैल्यू यानी जो बेस है उसका वैल्यू ईज़िली निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? मैं लिख रहा हूँ कि टैन ऑफ एंगल बीएसी इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? बीसी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि एसी। क्लियर यहाँ तक? अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ तो टैन ऑफ एंगल बीएसी जो है वो क्या हो जाएगा? टैन 30 डिग्री हो जाएगा एंड जो हमारा बीसी है उसका वैल्यू हमने अभी निकाला था जो कि था 150 √3। नीचे क्या है? एसी, एसी का वैल्यू मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो एसी जो है वो इधर आ जाएगा एंड जो हमारा ये 150 √3 है ये ऐसा ही रह जाएगा एंड यहाँ पे आपका उधर आपका टैन टैन 30 उधर था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीज़न में हो जाएगा एंड डिवीज़न में टैन 30 जब होगा तो क्या हो जाएगा? टैन 30 में ऐसे ही अभी रहने देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ से जब मैं एसी का वैल्यू निकालूँगा तो क्या निकलेगा? तो 150 √3 मल्टीप्लाइड बाई देखो टैन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब अगर मैं 1 बाई मतलब कि अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 1/√3 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है √3। बात समझ में आ रहा है? तो क्या होगा यहाँ पे कि ये वाला बेसिकली जो चीज़ है ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, ठीक है? एंड जो हमारा एसी का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 450 यानी कि √3 इंटू √3 हो गया 3 एंड जब 3 जो है 150 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 450 बना देगा। तो ये वाला क्या चीज़ है? ये वाला है एसी एंड एसी हमारा क्या था? एसी हमारा ये वाला था कि हाउ फार विल द मास्ट ऑफ द अदर शिप फ्रॉम द लाइट हाउस बी। सो ये बेसिकली 450 मीटर होगा
एज़ यूजुअल जो आपको मैं बताता आ रहा हूँ कि जब आपको आंसर निकल जाए, आपको वहाँ छोड़ना नहीं है, आपको सेंटेंस बनाकर उसको लिखना है कि ये इस स्पेसिफिक चीज़ का वैल्यू है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे एंड अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट on the roof of five-storied building, the angle of elevation of the top of a monument and that of angle of depression of the foot of the monument are 60 degree and 30 degree respectively. If the height of the building is 16 meters, let us write by calculating the height of the monument and the distance between the building and the monument. So कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि मान लो कि यहाँ पे आपका आईफेल टावर है, ठीक है? एक मॉन्यूमेंट है एंड यहाँ पे आपका घर है, ठीक है? ऑब्वियसली आपका घर जो है वो आईफेल टावर से छोटा है। आईफेल टावर का हाइट ज़्यादा है। सो आप जो है अपने छत के अपने घर के अपने बिल्डिंग के छत पे खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है? एंड यहाँ पे खड़े होकर आप एक बार आईफेल टावर के टॉप पे देख रहे हो। तो आपने आईफेल टावर के क्या किया? टॉप पे इस तरीके से आपने देखा एंड उसी जगह पे खड़े-खड़े आपने आईफेल टावर के एक बार बॉटम पे भी देखा। क्या किया आपने? आईफेल टावर के आपने बॉटम पे देखा। तो आपने वहाँ पे खड़े-खड़े एक बार टॉप पे देखा, एक बार आपने खड़े-खड़े वहाँ पे बॉटम पे देखा एंड ऑब्वियसली आपका बिल्डिंग और आईफेल टावर दोनों जो है वो सेम ही ग्राउंड पे टिका हुआ है, तो ग्राउंड हमारा क्या होगा? कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है? अब अगर मैं बोलूँ कि आपको रूफ पे जब खड़े थे तो आपको देखना किधर चाहिए था? सो ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए था इधर, स्ट्रेट, ठीक है? अगर आप स्ट्रेट देखते तो 0 डिग्री एंगल बन रहा होता। लेकिन जब आईफेल टावर के आप टॉप को देखने लगे, जब आईफेल टावर के आप टॉप को देखने लगे तो क्या हो गया कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया, यानी कि आप ऊपर की तरफ देखने लगे। तो कितना डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट एंड दैट ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द मॉन्यूमेंट आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो पहले एलिवेशन के बारे में बात किया गया है, तो पहले 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि 60 डिग्री एलिवेशन है। दूसरे बारी में एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात किया गया है और दूसरे टाइम में 30 डिग्री दिया गया है, यानी कि क्योंकि लास्ट में रिस्पेक्टिवली लिख दिया गया, तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि 60 डिग्री उसका वैल्यू है जो पहले बात किया गया, विच इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। 30 डिग्री उसका वैल्यू है जो बाद में बात किया गया, विच इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो ये हमारा है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन एंड ये वाला चीज़ है हमारा 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर हमारा ये लाइन अगर पैरेलल है एंड ये नीचे वाला लाइन, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, एग्ज़ैक्टली यहाँ पे भी वही एंगल बन रहा होगा। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका एंगल है 30 डिग्री, एग्ज़ैक्टली ये वाला एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा एंड आप ये वाला चीज़ वहाँ पे बता देना कि हमारा जो एंगल जो भी यहाँ पे है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नेमिंग दे देता हूँ, नेम कर देता हूँ सब कुछ, तो नेम करने से क्या हो जाएगा? नेम करने से ये मान लो हमारा ए है, ये मान लो हमारा बी है, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी एंड ये हो गया हमारा ई। तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि एंगल सी ए डी जो है वो हमारा बराबर है किसके? एंगल ए डी ई के। एंड क्यों बराबर है ये आप यहाँ पे लिख देना, चूंकि ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। इस तरीके से आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, ऐसे ही आप नहीं लिख दोगे, ठीक है? आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से ही करके आना है। अचानक से यहाँ पे 30 लिख के यहाँ पे भी 30 लिख दिए, तो हो सकता है आपको मार्क्स मिल जाए, बट हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले। क्योंकि अगर वो ये खोज रहा हो एग्ज़ामिनर कि ये एक्सप्लेन कहाँ किया है कि क्यों 30 लिखा है और वो उसके दिमाग में यही चीज़ रहा, तो देखा कहीं भी आपने एक्सप्लेन नहीं किया, मार्क्स कट गया। बट कोई एग्ज़ामिनर कैज़ुअल है, वो देखा कि अरे भाई डायग्राम में तो है ही है 30-30 मतलब ठीक है। तो वो मार्क्स दे देगा। तो अपने को रिस्क नहीं लेना है, अपने को बता देना है कि यहाँ पे इसलिए ये दोनों 30-30 हो गया है। वेल डायग्राम आपने देख लिया, समझ गए। यहाँ पे जो आपका बेसिकली एई है वो क्या है, आपको एक्सप्लेन कर देना है कि एई जो है वो हमारा क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग है ना? एई जो है वो क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे ये पता रहा कि बीडी क्या है, तो बीडी हमारा बेसिकली हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट है, ओके? बीडी जो है वो क्या है? हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट है एंड ये चीज़ आपको लिखना है। ये चीज़ क्या करना है? आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है? एंड ईडी जो है वो क्या है? ईडी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, ये चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है पहले। अब मैं चलता हूँ आगे और सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट, यानी मॉन्यूमेंट का कितना हाइट है ये पता करना है, सिंपली बीडी का वैल्यू। एंड दूसरा चीज़ हमसे पूछा है कि ये बताइए आप कि
डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द मोन्यूमेंट, यानी बिल्डिंग से मोन्यूमेंट के बीच का क्या डिस्टेंस है, यानी कि ईडी हमसे पूछा है। तो ईडी एंड बीडी ये दो चीज़ हमें पता करना है। क्या पता करना है कि ईडी का वैल्यू क्या होगा एंड बीडी का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों हमें पता करना है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 मीटर, यानी कि बिल्डिंग का हाइट यानी ए मुझे दिया हुआ है कि ये आपका 16 मीटर होगा। सो अब अगेन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, एंड आपको भी दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी सी, ठीक है, एंड दूसरा ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए ई डी। अब ए बी सी और ए ई डी जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल ऐसा है जिसके पास एटलीस्ट दो डेटा है, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल ए ई डी के पास दो डेटा है, उसके पास एक एंगल भी है विच इज 30 डिग्री एंड एक साइड भी है जो कि आपका 16 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से ट्रायंगल को चुनेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल को चुनेंगे इन ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है, बिकॉज उसके पास दो डेटा दिया हुआ है। अब आगे क्या करना है, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan 30 डिग्री, या फिर मैं यहाँ पे tan 30 डिग्री ना लिख के लिखूंगा tan ऑफ एंगल ए डी ई जो है वो हमारा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज ए ई बाई ई डी, ठीक है। नाउ tan ऑफ ए डी ई जो है वो कितना हो जाएगा, तो tan ऑफ ए डी ई जो है वो बेसिकली हमारा tan 30 डिग्री के बराबर है, तो tan यहाँ पे 30 डिग्री लिख दूंगा एंड ए ई जो है मेरा कितना है 16 है एंड ई डी जो है वो मेरा कितना है मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ 30 डिग्री जो है वो हमारा 1/√3 हो जाएगा एंड ये 16 जो है वो ऐसे ही रह जाएगा एंड ये जो ई डी है वो ऐसे ही रह जाएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ई डी इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है 16√3 मीटर। ओके, सो आपने क्या किया, आपने एक चीज़ निकाल दिया ऑलरेडी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कि आपने यहाँ पे इसको बता दिया कि हमारा डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट कितना होगा। बट अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें और भी चीज़ निकालना है और वो क्या है, हमें हाइट निकालना है। किसका हाइट निकालना है, हमें हाइट निकालना है उस मोन्यूमेंट का। सो अगर आप मैं बोलूँ कि आप ये बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना है, तो जितना बिल्डिंग का हाइट है उतना ही तो इसका हाइट भी होगा ना ऑब्वियसली। सो ये आपका बेसिकली सी डी जो है वो 16 मीटर है। हमें सिर्फ बी सी का वैल्यू निकालना है। अगर बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल दिए तो सी डी प्लस बी सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा ट्रायंगल पे चलता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा हमारा, tan ऑफ एंगल बी ए सी जो है वो बराबर हो जाएगा किसका, बी सी बाई ए सी का, ठीक है। नाउ tan ऑफ एंगल बी ए सी जो है वो हमारा क्या है, tan 60 है, तो मैं यहाँ पे tan 60 लिख देता हूँ एंड बी सी जो है मेरा कितना है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ए सी मुझे पता है। अब आप बोलोगे भैया आपको ए सी कहाँ से पता चला, तो यहाँ पे जो ई डी है एंड जो हमारा एसी है वो दोनों तो एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि एसी भी हमारा डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट है और ईडी भी हमारा डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट है। डिफरेंस ये है कि ईडी जो है वो दोनों के फुट को जोड़ रहा है और एसी जो है वो एक हाइट पे, एक सर्टेन हाइट पे दोनों चीज़ का डिस्टेंस है। सो वो दोनों बराबर ही है, क्योंकि ऐसा ना कि बिल्डिंग टेढ़ा नहीं होगा ना ही मॉन्यूमेंट टेढ़ा होगा। मतलब हम लोग इमेजिन करें कि मॉन्यूमेंट एक स्ट्रेट है, एकदम सीधा है, ठीक है। सो क्योंकि मॉन्यूमेंट भी स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है ग्राउंड से, और आपका बिल्डिंग भी ग्राउंड से परपेंडिकुलर है, टेढ़ा नहीं है। सो हमारे बिल्डिंग से उस स्पेसिफिक क्या कहते हैं मॉन्यूमेंट के बीच का डिस्टेंस किसी भी हाइट से लेंगे वो बराबर ही होगा। तो एसी और ईडी दोनों बराबर है, ठीक है। तो एसी और ईडी बराबर है, इसका मतलब एसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ईडी का वैल्यू विच इज 16√3। यहाँ तक समझ आया। अब आगे क्या करूँगा, बीसी को एक तरफ रखूंगा एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये 16√3 हो गया एंड tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो ये √3 से मल्टीप्लाई हो गया। देयरफॉर जो हमारा बी सी आया है वो कितना आया है, 16 × 3 एंड 16 × 3 कितना हो गया, तो 6×3 = 18 और 1×3 3 और 1 4 यानी कि 48 मीटर। तो बी सी हमारा हो गया 48 मीटर। अब ये जो 48 मीटर आया है ये हमारा इस वाले का लेंथ आया है 48 मीटर, लेकिन हमें क्योंकि निकालना है किसका वैल्यू, हमें निकालना है पूरा का पूरा इसका वैल्यू, यानी कि बी डी का वैल्यू निकालना है। तो बी डी का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो बी डी का वैल्यू बेसिकली क्या है, बी सी प्लस सी डी है, ठीक है। एंड बी डी का वैल्यू अगर बी सी प्लस सी डी है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बी सी का वैल्यू कितना है हमारे पास 48 एंड सी डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 16, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया हमारे पास 64, ठीक है।
8 और 6 14, 4 और 1 5 और 6 64 मीटर हो गया। इसका मतलब कि मॉन्यूमेंट का जो हाइट है वो कितना है हमारा? मॉन्यूमेंट का हाइट हम लोगों का हो गया 64 मीटर्स। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 12 एंड इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि आई एम फ्लाइंग अ काइट हैविंग द लेंथ ऑफ थ्रेड 250 मीटर्स when the thread makes an angle 60 degree with the horizontal line and when the thread makes an angle of 45 degree with the horizontal line, let the two calculating in each case what is the height of the kite for me. Let us find in which case of the cases will the kite be a greater height from the other. यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंटेंस का एरर है बट जो मुद्दा यहाँ पे है ना क्वेश्चन का वो ये है कि आप पतंग उड़ा रहे हो, एक बार आपके पतंग का जो धागा है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड से वो 45 डिग्री है, दूसरे केस में 60 डिग्री है। आपको बताना है कि दोनों में से किस केस में आपके काइट का हाइट जो है वो आपका ज़्यादा है, राइट? सिंपल सा ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम 2 तरीके से बन सकता है। पहला तरीका ये होगा कि आप एक ही डायग्राम में आप दोनों केसेस को ले लो, ठीक है? एक ही डायग्राम में आप दोनों केसेस को ले लो। लेकिन मैं यहाँ पे एक और सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। आप 2 अलग-अलग डायग्राम बना दो दोनों केसेस के लिए। यानी जब 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो उसके लिए एक आप अलग से डायग्राम यहाँ पे बना दो, ठीक है? ये रहा आपका वो डायग्राम, क्लियर? एंड यहाँ पे ये आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक है? वहीं पे आप एक और डायग्राम बनाओ जिसमें क्या हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा-सा बढ़ जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है? हमारा बेसिकली बढ़ जा रहा है और कुछ ऐसा हो जा रहा है एंड इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा हो गया 60 डिग्री, ठीक है? अभी अगर आप ध्यान दो तो ये जो हमारा अगर मान लो ये वाला ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल अगर हमारा ए बी सी है, ठीक है? एंड ये वाला ट्रायंगल मान लो कि ई एफ जी है, ठीक है? सो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ए सी है वो बराबर होगा किसका? ई जी का। क्यों? क्योंकि ए सी और ई जी दोनों सेम ही चीज़ है और क्या है? आपका लेंथ ऑफ थ्रेड जो कि ऑलरेडी पहले से कांस्टेंट है कि जो हमारा थ्रेड का लेंथ है वो आपका 250 मीटर्स होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? हमें क्या करना है? इन दोनों में से हमें ये पता लगाना है कि बीसी बड़ा होगा या फिर जीएफ, यानी कि ये बड़ा होगा या ये। यहाँ पे 2 डेटा आपको दिख रहा है ना? पहले वाले केस में ट्रायंगल एबीसी में जो आपको बीसी दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है? आपका हाइट है, किस चीज़ का? पतंग का, ठीक है? वहीं पे दूसरे वाले केस में जब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री चला गया, तो यहाँ पे जो हमें जीएफ दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया? हाइट हो गया, किस चीज़ का? पतंग का। सो दोनों आपका हाइट है बट क्योंकि एक में हमारा पतंग ज़्यादा ऊँचा उड़ रहा है और एक में हमारा पतंग कम ऊँचा उड़ रहा है, तो दोनों में एंगल ऑफ एलिवेशन अलग-अलग बन रहा है, ठीक है? हमें बताना है कि किसमें ज़्यादा ऊँचा उड़ रहा है, एज़ वेल एज़ ये भी बताना है कि दोनों में कितना-कितना ऊँचा उड़ रहा है। सो अगर इस हिसाब से मैं पहले क्या करता हूँ, डेटा लिख देता हूँ। यहाँ पे डेटा क्या लिखूँगा मैं? ये हो गया हमारा 250 मीटर एंड यहाँ पे भी हमारा एग्ज़ैक्टली सेम ही वही 250 मीटर होगा क्योंकि दोनों थ्रेड है, थ्रेड का लेंथ दोनों केस में सेम है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इन ट्रायंगल एबीसी मेरे को पता क्या है एसी का वैल्यू, निकालना क्या है बीसी का वैल्यू। एसी क्या है? हाइपोटेन्यूज, बीसी क्या है? परपेंडिकुलर। यानी कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना होगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो, यानी साइन थीटा से काम चल जाएगा। सो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा कि साइन ऑफ एंगल सी ए बी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि बीसी बाई एसी हो जाएगा। नाउ साइन ऑफ सी ए बी का मतलब क्या हो गया? सी ए बी का मतलब हो गया 45 डिग्री एंड बीसी का वैल्यू मुझे पता है, बिल्कुल नहीं पता है तो बीसी ऐसे ही रह जाएगा। मुझे एसी का वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता है, वो क्या हो जाएगा? आपका 250 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब जो हमारा साइन 45 डिग्री होता है वो क्या होता है? वो होता है 1/√2, ठीक है? एंड यहाँ हमारे पास क्या है? बीसी डिवाइडेड बाई 250। अब अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो हमारा बीसी का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है आपका 250 डिवाइडेड बाई √2। मुझे क्या करना होगा? रैशनलाइज करना होगा तो √2/√2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा? आपको वैल्यू मिल जाएगा, नीचे में हो गया 2 जब आपका 250 डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो 125 √2 ये आपका इसका वैल्यू आ गया, ठीक है? तो 125 √2 मीटर, 125 √2 मीटर ये आपका आ गया बेसिकली इसका वैल्यू। किसका वैल्यू आया? ये बीसी का वैल्यू आया।
यानी कि जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था तो उस वक़्त हाइट कितना था भाई? उस वक़्त हाइट था पतंग का 125 इंटू रूट 2 मीटर। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सेकंड केस में निकालूँगा कि जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, यानी कि इस बारी मेरे को क्या करना होगा कि इस बारी मेरे को इन ट्रायंगल ईएफजी लेना होगा। एंड इस ट्रायंगल में भी सेम केस हो रहा है कि हमारे को हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि मैं अगर साइन लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल जीईएफ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? जीएफ डिवाइडेड बाई ईजी के बराबर हो जाएगा। नाउ साइन ऑफ एंगल जीईएफ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री हो जाएगा। एंड जो हमारा जीएफ बाई ईजी है, तो जीएफ हमारे को पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंड ईजी का वैल्यू हमें पता है विच इज़ 250, तो मैं यहाँ पे इसको रहने देता हूँ। नाउ अगर मैं आपसे पूछूँ कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है √3/2, तो मैं √3/2 लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे जीएफ ऐसे ही रहने देता हूँ एंड 250 ऐसे ही रहने देता हूँ। आगे क्या करेंगे? आगे यहाँ पे हम लोग जीएफ का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो गया जीएफ इज़ इक्वल्स टू, ये हमारा आ रहा है 250 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं 2 से जब 250 को काटूंगा तो क्या निकलेगा कि जी एफ इज इक्वल्स टू हमारा निकल गया 125 √3। अब आप बताओ कि 125 √3 बड़ा है या फिर 125 √2 बड़ा है? सो ऑब्वियसली 125 √3 बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि केस जो हमारा जी एफ वाला है वो ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू बी सी। ठीक है, समझ आया? सो ये हो गया कि भाई जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तो उस वक्त हमारे काइट का हाइट ज़्यादा था। एंड जब हमारा एंगल ऑफ एज कंपेयर टू एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। तो आपको ये भी लिखना है एज वेल एज आपको ये भी बताना है कि एंगल ऑफ 45 डिग्री पे हमारा हाइट कितना था पतंग का, एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री पे हमारा हाइट कितना था पतंग का। एंड आई होप कि इस क्वेश्चन से एंड आपको जो मैंने बताया ना अलग अलग डायग्राम बनाना, ये अलग अलग डायग्राम बना के आप अच्छे से क्लीन तरीके से ये क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप चाहो तो दोनों डायग्राम एक साथ बना दोगे, बट वो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो क्या होगा, अलग अलग डायग्राम बनाना ही बेहतर ऑप्शन होगा। चलो इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।